जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वक्त हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फैसलाबाद में, जहां हमारे साथ आज मौजूद हैं बहुत ही फैसलाबाद के रिनाउंड सहाफ़ी भी हैं और वकील भी हैं। उनकी बड़ी काविशें रही हैं फैसलाबाद में, उनको सहाफ़त करते 22 से 25 साल हो गए हैं। उसके बाद उन्होंने वकालत का शोबा अख्तियार किया। उनसे बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो सहाफ़त में थे और फिर वकालत में है और इसके साथ दीगर एक्टिविटीज़ वो करते हैं। उनसे जानते हैं उनकी ज़िंदगी के बारे में और उनके शोबा जात के बारे में। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं अली ज़ामन एडवोकेट हाई कोर्ट के साथ। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? जी, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक-ठाक। सर, आप हमें बताना चाहेंगे, आप पहले सहाफ़त में रहे, फिर आप वकालत में आए, या आपकी ज़िंदगी में टर्न कैसे आया और कैसे ख्याल आया? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो फैसलाबाद के दोस्तों को प्रमोट करते हैं, अपने शहर को प्रमोट करते हैं। बेसिकली ये जो सहाफ़त है, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा एक शोबा है, जिसमें आप जो गरीब है, जो मतवस्त है और जो मज़लूम तबका है, उसकी आप आवाज़ बन के जो है वो हुकूमत के आला अवानों तक और अदालत तक पहुँचा सकते हैं। और मेरे पास बहुत सारे लोग आते थे अपने मामलात के हवाले से, तो मैं ख़बरों के ज़रिए, रिपोर्टिंग के ज़रिए उन मसाइल की निशानदेही करता था। तो बाज़ बार ऐसा होता था जिसका कोई मसला था जिसको मैंने हाइड किया होता था, उसको एक एडवोकेट की भी ज़रूरत होती थी कि उसको उसके जो संगीन मामलात हैं, उसकी शिकायत हैं, उसको असिस्ट करने के लिए उसको किसी लॉयर जो है उसको हायर करना पड़ेगा। तो मैंने जब किसी मुअज़्ज़ज़ जो काउंसिल उनके पास रेफ़र करना मेरे सबके पास, उस गरीब बंदे ने आके उस लाचार ने, गरीब ने, बेबस इंसान ने बताना कि जी मेरे पास जो है वकील करने के लिए फ़ीस कोई नहीं है, मैं तो पहले ही बड़े प्रॉब्लम, बड़े मसाइल का शिकार हूँ, तो मैं कैसे किसी वकील को फ़ीस दूँगा। तो ऐसे बहुत सारे लातादाद जब केसेस मेरे नज़र से बार पर गुजरे, तो लोग, मैंने ये भी महसूस किया कि कानूनी मामले ना होने की वजह से अपना बहुत सारा जो है नुकसान उन्होंने किया, बड़े मसाइल से दो चार हुए, फिर जेलों में भी गए। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मुझे भी पढ़ना चाहिए, और मैं बतौर वकील जो है, मैं जिस तरह मैं बतौर सहाफ़ी लोगों के जो संगीन मसाइल हैं, शिकायत हैं, जो जराइम हैं, इनकी निशानदेही करता हूँ। तो अगर मैं एलएलबी कंप्लीट करूँ, प्रॉपर मैं वकालत करूँ, तो ये है कि मैं लोगों के लिए आसानी पैदा कर सकता हूँ। और अगर कोई गरीब घराने से होगा, वो मुआशी तौर पर बदहाल होगा, तो उसकी मैं फ़्री जो है उसकी वो एक लीगल जो है इमदाद करूँगा। तो इसी जज़्बे के साथ जो है ना, मैंने फिर सहाफ़त से जो वकालत के शोबे को जॉइन किया, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं एक प्रोफ़ेशनल लॉयर हूँ, और मेरा जो फुल टाइम है वो वकालत में ही गुज़रता है, और जो शाम का वक़्त है वो मेरा जो है वो सहाफ़त है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि फैसलाबाद में आपने सहाफ़त की, आपका वक़्त था आज से 20-25 साल पहले रवायती तौर पर इंस्ट्रूमेंट होते थे, रवायती तौर पर दफ़ातर होते थे मीडिया पर्सन के, अखबारात वगैरह के। सबसे पहले ये बताएँ, आपने किन चैनल्स के साथ या किन अखबारात के साथ काम किया है, कौमी सतह पर और वो लोकली तौर पर? ये सबसे पहले तो मेरे लिए सबसे इज़्ज़ात की बात है कि जो मेरे उस्ताद मोहतरम हैं वो आखिरी सांसों तक वही हैं, वही रहेंगे। वो हैं मियाँ सईद साहब हैं, चीफ़ एडिटर हैं रोज़नामा फैसलाबाद रिपोर्ट के। वो मेरे ऐसे उस्ताद मोहतरम हैं जो मेरे लिए गॉड गिफ्टेड थे, और मेरे वालिदैन की दुआएँ और अल्लाह का ख़ास इनाम थे, जिन्होंने अपने बच्चों की तरह मुझे प्यार किया, बड़ा प्रमोट किया, और उन्होंने मुझे अखबार में एक बड़ा बावकार और बड़ा इज़्ज़त वाला मुकाम दिया। तो मेरी जो इब्तिदा थी, जो मेरी लर्निंग थी, वो मियाँ सईद साहब से शुरू हुई। उसके बाद फिर ये है कि मैं रोज़नामा पाकिस्तान लाहौर जो मुजीब उर शफ़ी साहब का है, उस अखबार में करने का मुझे मौका मिला काम करने का। इसके अलावा कौमी अखबार है रोज़नामा जिन्ना, रोज़नामा जिन्ना में फैसलाबाद में ब्यूरो चीफ रहा। इसके बाद मैं रोज़नामा मैंने अमन में जॉब की, फिर रोज़नामा मैंने डेली रिपोर्ट में जॉब की। तो इसके अलावा मैं बहुत सारे अखबार हैं, मतलब जहाँ पे मैंने बड़ी लगन से, फिर रोज़नामा एस न्यूज़ है, उसमें मैंने काम किया, तो मुझे हर जगह सीखने का मौका मिला, और अल्लाह पाक ने मुझे हर जगह अच्छे सीनियर जो रिपोर्टर्स थे, एडिटर्स थे, उनकी रहनुमाई फराहम की। तो मैं समझता हूँ कि मेरे लिए तमाम सीनियर्स के साथ काम करना जो है एक बाइस इज़्ज़त था, और मुझे बड़ा कुछ सीखने को मिला। और जो मेरे उस्ताद मोहतरम सही साहब मेरे लिए मेरे रूहानी बाप का दर्जा रखते हैं, और उनकी जो मेरे से शफ़क़त है, जो मोहब्बत है, वो मैं हमेशा याद रखूँगा। अच्छा सर, ये बताइएगा, आज से पहले जब आपने स्टांस लिया था, आपने स्टार्ट किया था, उस वक़्त के जो सहाफ़ियों के मसाइल थे और सहाफ़ियों का जो एक तरीक़ेकार था, जो भी किसी न्यूज़ को मेंटेन करने का, और आज का वक़्त है, काफ़ी तेज़ी का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है। अब प्रिंट मीडिया तो ये कह लें कि 25% है और 75% है जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया है। उस वक़्त के मसाइल थे और आज भी कुछ मसाइल हैं, तो आप इसको किस नज़र से देखते हैं? जो पुराने दौर के सहाफ़ी थे,
उनका ब्यूरोक्रेसी इंतज़ार करती थी, DIG, DPO, HP साहबान और कमिश्नर DC, वो उनका इंतज़ार करते थे। उन सहाफ़ियों का एक बड़ा ही बावकार मुकाम था, बड़ी इज़्ज़त थी, बड़ी अहमियत थी और उनके दफ़ातर में जो ब्यूरोक्रेसी अफसरान गलत चल के उनके पास आते थे और उस वक़्त हाईली प्रोफेशनल जो थे सहाफ़ी थे और एक मखसूस सी खेप थी, बड़े अच्छे सीनियर रिपोर्टर्स थे, एडिटर्स थे, उनका बड़ा एक मुकाम था। लेकिन वक़्त गुज़रने के साथ माज़रत के साथ जब लोगों को महसूस हुआ कि मीडिया बड़ा एक अहम सतून है, मीडिया बड़ा बाअसर है, तो फिर इसमें नॉन प्रोफेशनल लोगों ने यहाँ पे उनकी एंट्री हुई। उन्होंने सिफारिश से पैसे के ज़ोर पे अपने कार्ड्स बनाए, ब्यूरो चीफ बने, चैनल्स की ब्यूरोशिप ली। तो इन चीज़ों ने जो है वो सहाफ़त को तबाह करके रख दिया और जो नॉन प्रोफेशनल लोगों की एक बहुत बड़ी खेप है वो इस प्रोफेशन में दाखिल हो चुकी है, जिससे आप जैसे जो अच्छा काम करने वाले सहाफ़ी भी हैं उनका भी इमेज बहुत बुरी तरह ख़राब हो रहा है। और दूसरा ये कि जैसे एक डॉक्टर के लिए MBBS होना ज़रूरी है, एक लॉयर्स के लिए LLB होना ज़रूरी है, तो एक सहाफ़ी के लिए भी जो एजुकेशन का क्राइटेरिया हो, क्योंकि सहाफ़ी ने तो हर अदारे की रिपोर्टिंग करनी है, हर अदारे के बारे में उसको नॉलेज होनी चाहिए। तो नॉलेज वो तब ही वसूल करेगा जब उसके पास कोई नॉलेज होगी, वो बात कर सकेगा, वो क्वेश्चन कर सकेगा, वो रिसर्च कर सकेगा। तो सहाफ़ी का पढ़ा लिखा होना, बाकिरदार होना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ मैं इससे भी इस बात को भी तस्लीम करता हूँ कि सहाफ़त पहले से बहुत ज़्यादा फास्ट हो चुकी है। पहले जो ख़बरें थी वो शाम में छपती थी, सुबह लोग पढ़ते थे। अब ये है कि ख़बर जो ही आती है तो पूरी दुनिया में तेज़ी से फैल जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ चुका है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है और बहुत सारे सोशल मीडिया के ज़राए हैं कि अब हर वक्त जो ख़बरें लोगों तक पहुंच रही हैं, मीडिया यानी बहुत फास्ट हो चुका है, सहाफ़ी की जिम्मेदारियाँ बहुत बढ़ चुकी हैं। तो मैं समझता हूँ प्रिंट मीडिया के साथ साथ जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसने भी अपना एक बावकार मुकाम पैदा किया और अच्छा काम करने वाले जो सहाफ़ी हैं, जो ना धूप देखते हैं, ना गर्मी देखते हैं, ना ईद देखते हैं, ना शबरात देखते हैं, ना अपने आराम की परवाह करते, सेहत की परवाह करते हैं, ऐसे जो सहाफ़ी हैं वो खराज तस्लीम को दाद के मुस्तहिक़ हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा, आप सहाफ़त से वकालत की तरफ आए, टर्न लिया, ये बताइएगा पहले सहाफ़त में आपको क्या क्या मुश्किलात बियर करना पड़ी, फिर वकालत का जब आप शुरू किया तो क्या मुश्किलात टर्न करना बियर की, उसके बाद अब आप प्रोफेशनली अपनी लाइफ गुजार रहे हैं और अब आप अपनी लाइफ से कितने मुतमिन हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत ही मुतमिन हूँ। सबसे बड़ी बात यह है मेरी वालिदैन हयात है, मेरी जन्नत मेरी वालिदा हैं, मेरे पीर मुर्शद मेरे वालिद साहब हैं, मेरी वालिदा हैं। और मैं बहुत अर्ली एज में जब मैं एक बहुत ही छोटा सा बच्चा था, मैं तब से अपने घर से निकलते हुए अपने वालिदैन के, अपनी माँ और बाप के पाँव चूमता हूँ, अपनी अम्मी के अब्बू के पाँव चूम के, उनके हाथ चूम के, अपनी वालिदा का माथा चूम के और उनसे माफ़ी मांग के घर से निकलता हूँ। मुझ पे अल्लाह का बड़ा ही फजल है, माशाल्लाह। मुझसे छोटा भाई जो है वो UK में है, वो भी वकालत में मेरा सीनियर है। कहते हैं कि बड़ा भाई जो है वो छोटे भाई का उस्ताद होता है, लेकिन यहाँ की स्टोरी डिफरेंट है कि मेरा जो छोटा भाई है ज़ैन आफत, वो वकालत में मेरा उस्ताद है और UK में वेल सेटल्ड है माशाल्लाह। तो मुश्किलात ये है कि जब भी आप किसी प्रोफेशन में आते हैं तो वहाँ जहाँ पे जिनकी इजारतदारी होती है उनके लिए आप तकलीफ साबित होते हैं। तो अगर आप काम करने वाले हों, मेहनती हो, डिवोशन के साथ, तो कुछ लोग फिर आपसे खौफज़दा भी होते हैं। तो मैंने ये चीज़ें भी फेस की, लेकिन मेरे उस्ताद मोहतरम मियाँ सईद साहब का कहना था कि आपने घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, बच्चे आपने मेहनत करनी है और आपने मेहनत खामोशी से करनी है ताकि जो चर्चे हैं आपके पूरे शहर में हों। तो अल्लाह का शुक्र है मैंने उनके कहने पे मेहनत की, अल्लाह पाक ने करम किया मेरे वालिदैन की दुआओं के सदके। तो हर डिपार्टमेंट में जब भी कोई नया आता है उसके लिए प्रॉब्लम्स हैं, उसको वहाँ हाज़िरीन भी मिलती हैं, चंद मुनाफ़िकीन भी मिलते हैं, दूर रखने वाले मिलते हैं। मुझे ये चीज़ें मिली, वो मैंने फ़ेस की, मैं हिम्मत नहीं हारा, मैं डटा रहा और अल्लाह ने मुझे बड़ा एक इज़्ज़त वाला मुकाम दिया और मैं बतौर एडिटर जो है डेली सिटी पोर्ट में काम कर रहा हूँ। फैसलाबाद शहर बता सकता है मैं कितना अच्छा साथी हूँ, कितनी डिवोशन से काम कर रहा हूँ। खुद मैं मुनासिब लगता हूँ अपनी तारीफ़ करूँ, लोग ही मेरे बारे में राय दे सकते हैं कि मैंने सहाफ़त में किस हद तक मकाम पैदा किया, मैंने फैसलाबाद शहर को क्या डिलीवर किया, मैं फैसलाबाद की किस हद तक आवाज़ बना ताजरों की, हाई कोर्ट बेंच के वाले से मैंने कोशिश की। सेकेंडली पोर्शन जो आपने पूछा वकालत का, तो वकालत एक फुल टाइम जॉब है, ये पार्ट टाइम जॉब नहीं है। वकालत में आपको बहुत सारा पढ़ना पड़ता है और मेरी खुश नसीबी है कि मुझे शुरू दिन से ही
मेरे उस्ताद मोहतरम फारूक डोगर साहब जैसे मेरे उस्ताद मोहतरम मिले जो मौजूदा मेंबर पंजाब बार भी हैं। मेरे उस्ताद अपने बच्चों अबू बकर उस्मान की तरह मुझे प्यार करते हैं, मुझ पर बड़ी शफ़क़त करते हैं और वो भी मेरी ज़िंदगी की कीमत के साथ साथ मेरी माँ बाप की दुआ का नतीजा है कि अगर मैं सहाफ़त में गया तो मुझे सही साहब जैसे बड़े खूबसूरत बड़े प्यारे उस्ताद मोहतरम मिले, और अगर वकालत में आया तो उसमें मुझे फारूक डोगर साहब जैसे उस्ताद मोहतरम मिले। इसके साथ साथ ये बात ऐड करना बहुत ज़रूरी है कि मोहतरम फारूक डोगर साहब के साथ मेरे उस्ताद मोहतरम अजमल आदिल साहब हैं जो साबिक़ असिस्टेंट एडवोकेट जनरल पंजाब हैं, उन्होंने मेरी बड़ी रहनुमाई की। इसके अलावा चौधरी शफीक साहब हैं, सिविल के उनका बड़ा नाम है, तो वो भी मुझे अपने बच्चों के ट्रीट करते हुए बड़ी रहनुमाई की। इसके साथ साथ मेरे बड़े मुखलिस दोस्त हैं मिर्ज़ा आसिम साहब। तो ये 4-5 पोर्शन ऐसे हैं जिन्होंने मिर्ज़ा आसिम साहब हो गए, अजमल आदिल साहब हो गए, चौधरी शफीक साहब हो गए और खुसूसन उस्ताद फारूक डोगर साहब हो गए जो हर केसेस में हर मोड़ पे मेरी रहनुमाई करते हैं। अच्छा, हमें मुख्तसर सा बताइएगा कि आप बार के साथ अटैच हुए भी आपको टाइम हो गया काफ़ी, अल्हम्दुलिल्लाह आप वकील भी हैं, सहाफ़त के बाद आप वकील भी हैं। बार के जो मसाइल हैं, यंग वकला के मसाइल हैं, उसके बारे में कुछ हमें मुख्तसर आप डिस्क्राइब करेंगे? यंग वकला के मसाइल जो है वो ये है कि जब नया वकील आता है तो उसको मुआशी मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो यंग वकला का फौरी जो है वजीफ़ा लगाना चाहिए, वो इंसेंटिव देना चाहिए ताकि शुरू में उसके पास केसेस नहीं होते, उसको आने जाने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए या अपने रिफ्रेशमेंट के लिए, खाने पीने के लिए, तो उसके पास बजट हो कि वो एक ऑनरेबल वे से अपनी वकालत कर सके। अच्छा, दूसरी बात ये बताइएगा कि आप बार के इलेक्शन आ रहे हैं 2024 के, इसके लिए आपकी सपोर्ट एंड वोट किसके लिए और आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए जी, मेरी हमेशा से कोशिश रही है कि बार में जो अच्छा उम्मीदवार हो और उसको वोट दे, उसको कामयाब कराएं। ये जो वोट है ये एक बड़ी कीमती शे और ये अमानत है, तो इसको बरादरीज़म से दीगर तफरक़ात से जो बालातर होकर ना, मैंने हमेशा कोशिश की है मेरे साथ के साथ वोट उन कैंडिडेट्स को दिए जो डिज़र्व करते हैं। तो इंशाअल्लाह आइंदा भी उन कैंडिडेट्स को वोट देंगे जो मेरी नज़र में डिज़र्व होगा। अच्छा, अली ज़ामन साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने +24 न्यूज़ की टीम को टाइम दिया इंटरव्यू के लिए। हम बार डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में ग्राउंड में बैठे हैं, खुशकिस्मती से इस वक्त आपके इधर दोस्त भी मौजूद हैं, आप उनके बारे में भी बताइए और वो कैसी शख्सियत है और उनसे आप क्या वाबस्ता हैं, आपकी जो भी आपकी ख्वाहिशात। अल्लाह का शुक्र है जी, बाहर में हो या बाहर से बाहर हो, अल्लाह ने मुझे बड़े ही खूबसूरत दोस्त दिए हैं, बड़े प्यारे दिए हैं और मैं अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा कम है, क्योंकि अगर मैं चंद दोस्तों के नाम लूँ, बाकी दोस्तों का नाम ना लूँ तो ज़्यादती होगी। बस मेरा यही कहना है कि अल्लाह ने मुझे बहुत सारे दोस्त दिए हैं और बहुत प्यारे दिए हैं, जिस पर मैं अल्लाह का शुक्र गुजार रहता हूँ और अल्लाह मेरे इन दोस्तों को सलामत रखे। इत्तेफाक से करीब बाकी मेरे चैम्बर फेलो बैठे हैं, जहाँ जिस इंसान चैम्बर में जॉब करता है तो आपके कोलीग्स ही आपके बारे में राय दे सकते हैं कि मेरे उनके साथ कैसे रवैया है, तो आप उनसे राय ले सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मेरा नाम मोहम्मद नईम इकबाल खां है, मुझे कचहरी में नारू बादशाह कहते हैं। मैं यहाँ इस बार का मेंबर हूँ और अली ज़ामन मेरे चैम्बर फेलो भी हैं, भाई भी हैं, एडवोकेट हाई कोर्ट है। बहुत अच्छी शख्सियत है, बड़े नफीस साल है, बड़े मेहनती हैं। ये इनका सबका जो प्रोफेशन है ये जर्नलिस्ट रहे हैं और इनका 20 साल से ज़्यादा तजर्बा है। मेरा इनसे जो रिलेशन है वो वकालत में आने से पहले का है। बड़ी अच्छी सी इनकी शख्सियत है, मेरा बड़ा अच्छा इनसे दोस्ताना है और अब वकालत में आके ये मेरे चैम्बर फेलो भी है, मेरे कुलीग भी है और बहुत मोहब्बत वाले मेरे सार है। इनकी सबसे बड़ी ये बात है, ये कॉम्पिटेंट है, हार्ड वर्किंग है और अपने काम में ये बिल्कुल रेगुलर है और मेहनत से काम करता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम राना नवीद एडवोकेट हाई कोर्ट फैसलाबाद बार का मेंबर हूँ। अली ज़ामन साहब जिनके साथ हमारे बहुत ही पुराने फैमिली टर्म्स हैं और मैं जब से छोटा सा था तब से इन्हें देख रहा हूँ। ये माशाल्लाह बहुत मेहनती इंसान है। इनकी सफ़र से लेके वकालत तक का सफ़र सारा मेरे सामने है। अल्लाह पाक इन्हें मज़ीद कामयाबी करना चाहता हूँ। और आखिर में मैं अली भाई के लिए एक शेर डेडिकेट करना चाहता हूँ। अर्ज़ किया है, करने को बहुत कुछ था मगर तय यही पाया, करने को बहुत कुछ था मगर तय यही पाया, हम अहले मोहब्बत हैं, मोहब्बत ही करेंगे। जी, ये थे नाज़रीन हमारे साथ मौजूद अली ज़ामन एडवोकेट, जो कि पहले सहाफ़त में उनका बड़ा नाम रहा है, उनका बड़ा मकाम रहा है। उनका और उनके भाई का फैसलाबाद के जो नेशनल और लोकल पेपर्स हैं उनमें वो बतौर एडिटर काम करते रहे हैं। उन्होंने बहुत मेहनत की है। फैसलाबाद के वो जो है जाँ फ़िशां सहाफ़ी भी रहे हैं और अब रिनाउंड लॉयर भी हैं। आप जान रहे थे उनके बारे में, उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनके प्रोफेशंस के बारे में। यकीन करते हैं और उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम और आपको आज का इंटरव्यू बहुत पसंद आया होगा। मज़ीद अपडेट्स के लिए अपना चैनल हमारा +24 न्यूज़ को
देखते रहिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।